केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में सबसे पहले बात उस अमेरिका की जो एक तरफ दुनिया को शांति का पाठ पढ़ा रहा है और दूसरी तरफ खुद अंदर से बिखर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए खुद को मसीहा साबित करना चाहते थे, लेकिन बुडापेस्ट में पुतिन से होने वाली अहम बैठक फिलहाल पोस्टपोन हो गई है। और इसी बीच पोलैंड ने पुतिन के प्लेन को मार गिराने की धमकी देकर एक नया मोर्चा खोल दिया है। यानी एक तरफ कूटनीति की कोशिशें अधूरी रह गई हैं और दूसरी तरफ जंग का खतरा और गहरा हो गया है। ऊपर से अमेरिका का खुद का हाल यह है कि शटडाउन आज 22वें दिन में पहुंच चुका है। सरकार चलाने के लिए जरूरी फंडिंग तक नहीं है और ट्रंप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने में बिजी हैं, बयान दे रहे हैं। सवाल यह है कि जो देश खुद अपनी सरकार नहीं संभाल पा रहा, वो दुनिया के युद्ध कैसे रोक पाएगा? कैसे ट्रंप की शांति वाली फर्जी स्क्रिप्ट फिर से फ्लॉप हो गई है? इस पर डिटेल पूरी आपको देंगे। दूसरी खबर आतंकिस्तान की है। जिस पाकिस्तान की फौज खुद को इस्लामिक दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बताती है, उसी पाकिस्तान की एक और चौकी पर आज फिर कब्जा कर लिया गया। और कब्जा किया है उसी आतंकी संगठन ने जिसे कभी पाकिस्तान ने खुद पाल पोस कर खड़ा किया था। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना की पोस्ट पर ताबड़तोड़ अटैक्स किए हैं। यानी पाकिस्तान अपने ही बनाए बारूद में जल रहा है। जिस टीटीपी को रोकने के लिए पाकिस्तान हर मंच पर नारे लगाता है, वही अब पाकिस्तान की सीमाओं के अंदर धावा बोल रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। कैसे यही आग पाकिस्तान को निगलने वाली है, ये भी बताएंगे। तीसरी खबर उस जंग की जो विचारधारा के नकाब उतार रही है। देश की राजनीति में आज वो शब्द गूंज रहा है जो जुबान पर लाने से सियासतदां कांपते थे, सियासत कांपती थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार राजनीतिक इस्लाम का नाम लेकर सीधा हमला बोला है और बता दिया है कि सनातन के खिलाफ चल रही सबसे बड़ी जंग अब छिपे तौर पर नहीं, खुले मैदान में लड़ी जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने उस आर्थिक जाल को भी उजागर किया है जिसे हलाल सर्टिफिकेशन की शक्ल में परोसा जा रहा था। योगी ने खुलकर कहा है कि हलाल अब सिर्फ खाने का सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि आतंक, लव जिहाद और धर्मांतरण का फंडिंग करने का जरिया बन चुका है। और इस धंधे के पैसों से वही जहर फैलाया जा रहा है जो सनातन को निगलने की कोशिश में। कैसे हलाल के नाम पर एक इकोनॉमिक टूलकिट को खड़ा किया गया और राजनीतिक इस्लाम और हलाल की आड़ में पनपते आतंकी तंत्र का पर्दाफाश हुआ है, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात अमेरिका की, क्योंकि बड़बोले ट्रंप के दावे एक बार फिर हवा हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और झटका लग गया है। बुडापेस्ट की सरजमीं पर दुनिया की दो ताकतवर हस्तियां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ऐतिहासिक मुलाकात होने जा रही थी। चर्चा का केंद्र था रूस यूक्रेन युद्ध और उम्मीद थी कि शायद इस जंग को विराम देने की कोई बड़ी राह भी निकल आएगी। लेकिन ऐन मौके पर व्हाइट हाउस की ओर से आई खबर ने सभी को चौंका दिया। खबर आई कि ये बहुप्रतीक्षित बैठक फिलहाल स्थगित कर दी गई है, कैंसिल हो गई है, पोस्टपोन हो गई है। दरअसल ट्रंप इस जंग को फौरन रोकना चाहते थे। उनका मानना था कि बातचीत से मसला हल किया जा सकता है और युद्ध की आग को ठंडा किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ पुतिन फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है। कूटनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि पुतिन की ओर से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस ना मिलने से ट्रंप ने बैठक को टाल देना ही बेहतर समझा। अब जब बातचीत नहीं हो पाई तो यह समझ लीजिए कि रूस अपने युद्ध अभियान में और आक्रामकता लाएगा। यूक्रेन पर हमले और तेज हो सकते हैं और यह जंग एक डिसाइडिंग फेज में पहुंच सकती है। ट्रंप तो सपने देख रहे थे कि वो एक और युद्ध खत्म करवाने का माहौल बना लेंगे जो वो बनाते आए हैं, लेकिन बैठक स्थगित होने के बाद कैसे अब सवाल को टाल रहे हैं वो भी सुनिए जरा। President, the meeting with Vladimir Putin is canceled or put on hold. Do you know what happened there, and does that affect your decision whether or not to send Tomahawks? No, I don't want to have a wasted meeting. I don't want to have a waste of time, so I'll see what happens. But we did all of these great deals, great peace deals. They're all peace deals, agreements, solid agreements, every one of them. But this one, and I said, go to the line of
battle on the battlefield lines, and you pull back and you go home, and everybody takes some time off because you got two countries that are killing each other. Two countries that are losing 5,000 to 7,000 soldiers a week. So we'll see what happens. We haven't made a determination. देखिए, अब ये बैठक तो पोस्टपोन हो गई, लेकिन क्यों हुई पोस्टपोन? इस पर ग्राफिक्स के जरिए चलिए पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। हंगरी में होने वाली पुतिन ट्रंप की बैठक स्थगित कर दी गई है। बैठक रूस यूक्रेन सीज फायर पर होने वाली थी। मुद्दा यही था, अमेरिका तुरंत सीज फायर कराना चाहता था, लेकिन रूस तुरंत सीज फायर के लिए तैयार नहीं था। सीज फायर को लेकर रूस ने कुछ अपनी मांगे रखी थी, कुछ शर्तें रखी थी। रूस की शर्त थी कि डॉनबास से यूक्रेनी सैनिक पीछे हट जाएं। डॉनबास में रूस अपना पूरा नियंत्रण, पूरा कंट्रोल चाहता है रशिया। ट्रंप ने इसके लिए जेलेंस्की को मनाने की भी कोशिश की अभी हालिया मुलाकात में, लेकिन जेलेंस्की डॉनबास छोड़ने को सहमत नहीं है। इस पर बात नहीं बन पाई। इसी वजह से रूस ने तत्काल सीज फायर से इनकार कर दिया। पुतिन और ट्रंप के बीच बैठक को स्थगित हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद बड़बोले ट्रंप के दावे थम ही नहीं रहे। वो फिर से कह रहे हैं कि इस मामले को सुलझा लेंगे। सुनिए जरा। What changed your mind after talking to Vladimir Putin between then and now? Why did you think that a Budapest summit might be wasted time? Well, I didn't say anything. I didn't say it would, and you never know what's going to happen. But a lot of things are happening on that front, on the war front with Ukraine and Russia, and we'll be notified over the next 2 days as to what we're doing. Did you hear a lot of things are happening. Did you hear something from the president? Get it solved. पुतिन ट्रंप की बैठक रद्द होने पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का भी बयान आया। उन्होंने ट्रंप की बड़ी बड़ी बातों से इतर दो टूक कह दिया कि जब तक इस जंग के मूल कारणों का समाधान नहीं होता, तब तक युद्ध विराम संभव नहीं है, चाहे ट्रंप कुछ भी बोलते रहें। सुनिए जरा उन्हें भी। Стало звучать из Вашингтона, что надо немедленно остановиться, не надо ничего больше обсуждать, остановиться, а там пускай история рассудит. Ну, понимаете, если просто остановиться, это значит... देखिए, डोनाल्ड ट्रंप शांति का मसीहा बनना चाहते थे। हमेशा ही उनके बयान ये बताते हैं कि वो यही अपनी इमेज पोर्ट्रे करना चाहते हैं, लेकिन अब उनकी ये कोशिश भी अधर में लटक गई है। रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए ट्रंप और पुतिन के बीच बुडापेस्ट में होने वाली अहम बैठक टल गई है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या युद्ध विराम की उम्मीद अब खत्म मान ली जाए, और क्या यूक्रेन पर अब रशिया का अगला हमला और भी खतरनाक होगा। रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति के मसीहा बनने वाले सपने पर एक बार फिर से पानी फिर गया है। रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली बातचीत टल गई है। दोनों नेताओं के बीच ये बैठक हंगरी के बुडापेस्ट में प्रस्तावित थी, लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि इसके बावजूद ट्रंप दुनिया को शांति का संदेश देते नजर आए। I didn't say anything. I didn't say it would, and you never know what's going to happen. But a lot of things are happening on that front, on the war front with Ukraine and Russia, and we'll be notified over the next 2 days as to what we're doing. पुतिन और ट्रंप की बैठक पिछले हफ्ते घोषित हुई थी, हालांकि इसकी तारीख तय नहीं की गई थी। सूत्रों के मुताबिक बैठक को टालने का फैसला अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच फोन पर बातचीत के बाद लिया गया। बताया जा रहा है कि अमेरिका रूस की शर्तें पूरी न होने के बावजूद तत्काल युद्ध विराम की बात कर रहा था, जिसे रूस ने मानने से इनकार कर दिया। पुतिन और ट्रंप की बैठक टलने से यूक्रेन को एक बार फिर से बड़ा मौका मिल गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका से हथियारों की भारी भरकम डिमांड की है। जेलेंस्की का दावा है कि जब तक अमेरिका यूक्रेन को हथियार नहीं देगा, तब तक पुतिन सीज फायर के लिए राजी नहीं होंगे। हालांकि ट्रंप ने अभी तक जेलेंस्की को हथियार देने पर हामी नहीं भरी है, क्योंकि ट्रंप नहीं चाहते कि ये युद्ध और भड़के, जिससे दुनिया भर में उनकी किरकिरी हो। पुतिन और ट्रंप की ये बैठक टलने से सबसे बड़ा झटका यूक्रेन को लगा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अभी हाल ही में ट्रंप से मिलकर आए थे। ट्रंप ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वो जल्द ही पुतिन को युद्ध विराम के लिए मना लेंगे, लेकिन पुतिन के तत्काल युद्ध विराम नहीं करने के फैसले से ये बैठक टल गई और रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम पर ग्रहण लग गया है। ऐसे में इस बात का भी डर है कि अब रूस यूक्रेन पर पहले से ज्यादा और खतरनाक हमले कर सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इससे यूक्रेन की मुश्किल और बढ़ जाएगी और ट्रंप की सीज फायर की कोशिशों पर सीधे पानी फिर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
दरअसल पुतिन और ट्रंप अलास्का में युद्ध विराम को लेकर मिल चुके हैं और इस दौरान रूस ने युद्ध विराम के लिए अपनी कुछ शर्तें रखी थी। इस बैठक पर दुनिया भर की नजर थी, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रंप ने पुतिन को इंप्रेस करने के लिए अपना B-2 बॉम्बर विमान उड़ाया था। ये बॉम्बर की आप तस्वीर देखिए, B-2 बॉम्बर है। अब ये कहें कि इंप्रेस करने के लिए या दबाव बनाने के लिए विमान उड़ाया गया, लेकिन ट्रंप ये भूल गए कि उनके साथ पुतिन चल रहे थे, पुतिन के साथ मीटिंग चल रही थी, शहबाज शरीफ के साथ नहीं चल रही थी जो उनकी हाँ में हाँ मिला दें। क्योंकि ट्रंप तो अगर देखें शहबाज ट्रंप के लिए यस मैन है, जैसे ही वो जो बोलते हैं उसके लिए वो यस यस करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर मीटिंग पुतिन के साथ। तो ये कोशिश भी ट्रंप की पूरी तरह से बेअसर हुई और पुतिन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। जब अलास्का में बैठक हुई तब भी ट्रंप ने फेक पावर शो करने की कोशिश की, जो हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया, लेकिन उस बैठक का नतीजा क्या रहा इस पर भी आपको थोड़ी डिटेल ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। 15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और पुतिन थे। मीटिंग में पुतिन ने सीज फायर के लिए 2 शर्तें रखी। पहली कि डोनबास और डोनेस्क और लुहांस्क पर रूस का कब्जा हो, रशिया अपना पूरा आधिपत्य दिखाए। रूस काला सागर के ब्लैक सी के बंदरगाहों पर भी दावा नहीं करेगा। पुतिन नाटो में यूक्रेन की नो एंट्री की गारंटी चाहते थे, लेकिन ट्रंप ने बातचीत के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति को फोन किया, जेलेंस्की से बात की, यूरोपीय नेताओं को फोन करके पुतिन की मांग भी बताई, लेकिन जेलेंस्की ने पुतिन की मांगों से असहमति जता दी। जेलेंस्की भी यहां ट्रंप बिल्कुल उनको नहीं हामी भरवा पाए पुतिन की मांगों को लेकर और ट्रंप फंस गए। रूस की ये सभी मांगे अभी तक पूरी नहीं हो पाई और ऐसे में रशिया ये युद्ध रोकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। पुतिन और ट्रंप की बैठक स्थगित होने पर जेलेंस्की को अब मौका मिल गया है। अमेरिका ने हथियार ना देकर दबाव बनाने की कोशिश की थी पहले, तो अब जेलेंस्की ने बयान जारी कर कहा है कि यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम मिलना जरूरी है। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की यहाँ पर जेलेंस्की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं क्योंकि अगर इस तरह से हथियार मिलेंगे उसके बाद इसी डर से रूस सीज फायर के लिए तैयार हो गया। जेलेंस्की अब ये बातें कर रहे हैं। Половину цих коштів вже ми забезпечили, весь необхідний обсяг уряд знаєте. Доручення є. Звісно, були військові доповіді, детально по збільшенню авіаційної складової, буде більше бойових можливостей авіації для захисту інфраструктури. Зокрема, більше гелікоптерів. На доповіді була прем'єр-міністр України Юлія Свериденко теж щодо енергетичних питань. देखिए, रूस ने एक बार फिर से तीखे तेवर दिखा दिए। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने अमेरिका को साफ शब्दों में आगाह किया है कि अगर वॉशिंगटन यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रखता है तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। चेतावनी दे दी है, सुनिए जरा। Достаточно теплые отношения у президента Трампа и очень весьма конструктивное отношение у президента Путина. И это, конечно, во многом способствовало вот тому пониманию, которое было выработано в ходе последнего телефонного разговора. तो क्या व्लादिमीर पुतिन की हंगरी यात्रा सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि जानलेवा भी हो सकती थी? पोलैंड ने तो खुली धमकी दे दी है। क्या कहा है पोलैंड ने, कैसे धमकी दी है, जरा इस पर आपको ग्राफिक्स के जरिए डिटेल देते हैं। पोलैंड ने सीधे रूसी राष्ट्रपति पुतिन को धमकी दी है। पुतिन का प्लेन पोलैंड से गुजरा तो उसे गिरा दिया जाएगा, ये कह दिया गया है। पोलैंड के विदेश मंत्री हैं राडोस्लाव सिरोस्की, उन्होंने ये धमकी दी है। सिकोर्स्की ने ये सीधे सीधे कहा है कि पुतिन को गिरफ्तार करना हमारा लक्ष्य है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से पुतिन का वारंट जारी हो गया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ट्रंप से मिलने हंगरी जाने वाले थे। पुतिन हंगरी अगर जाते तो उनका प्लेन जो है पोलैंड से ही गुजरता, वाया पोलैंड गुजरता। तो क्या बैठक स्थगित करने के पीछे ये भी एक वजह है जो कोई बोल नहीं रहा? न रशिया बोल रहा है, न अमेरिका बोल रहा है। रूस ने पोलैंड की धमकी पर आपत्ति जताई है। रूसी विदेश मंत्री बोल रहे हैं कि पुतिन की सुरक्षा को खतरा है। तो अब सवाल यह है कि क्या इसी वजह से ट्रंप और पुतिन की अहम बैठक टाल दी गई? पोलैंड के विदेश मंत्री ने कैसे धमकी दी है वो भी सुन लीजिए। We are peaceful democracies who have studiously avoided actively joining your attempt to reconquer Ukraine. But we will not be intimidated. I have only one request to the Russian government. If another missile or aircraft enters our space without permission, deliberately or by mistake, and gets shot down and the wreckage falls on NATO territory, please don't come here to whine about it. तो आपने विदेश मंत्री पोलैंड के जो हैं उनका बयान सुन लिया, कैसे क्लियर कट बोल रहे हैं कि हम जिम्मेदारी नहीं लेते।
देखिए, जंग तो यूक्रेन के साथ चल रही है रशिया की, लेकिन धमाका ऐसा लग रहा है कि कहीं और होने वाला है। पोलैंड ने पुतिन के प्लेन को आसमान में मार गिराने की धमकी देकर आग में घी डाल दिया है। लेकिन क्या पुतिन के प्लेन को मार गिराना पॉसिबल भी है? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। इसके लिए वो हर संभव कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच पोलैंड ने पुतिन का प्लेन उड़ाने की धमकी देकर बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। पोलैंड के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि अगर पुतिन के प्लेन ने उनके हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया तो वो उसे हवा में ही मार गिराएंगे और पुतिन को गिरफ्तार कर लेंगे। पोलैंड भले ही पुतिन का प्लेन मार गिराने की धमकी दे रहा हो, लेकिन पोलैंड सहित दुनिया के किसी भी देश के लिए ऐसा करना आसान नहीं है, क्योंकि पुतिन का प्लेन हवा में उड़ता एक सुरक्षित किला है। पुतिन का प्लेन हर तरह से हवाई और जमीनी खतरे को झेलने के लिए तैयार रहता है। इसमें खास कोटिंग होती है ताकि रडार न पकड़ सके। इसके अलावा इसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो किसी भी मिसाइल हमले को नाकाम कर देता है। सफर के दौरान इस विमान के चारों ओर रूसी फाइटर जेट्स का घेरा रहता है ताकि किसी भी खतरे का मुकाबला किया जा सके। यानी पुतिन की सुरक्षा जितनी जमीन पर टाइट रहती है, उससे कहीं ज्यादा आसमान में भी ध्यान रखा जाता है। पुतिन जिस विमान से सफर करते हैं वो दुनिया के सबसे सुरक्षित और ताकतवर विमानों में शामिल है। इस प्लेन का नाम इल्यूजन IL-9630OOPU है। इसमें 4 शक्तिशाली इंजन लगे हैं जो इसे लंबे सफर के लिए सक्षम बनाते हैं। इसकी अधिकतम स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटा है। फ्यूल कैपेसिटी 1.5 लाख लीटर है, जिसकी वजह से ये 13,500 किलोमीटर की नॉनस्टॉप उड़ान भर सकता है। इसमें हाई क्वालिटी नेविगेशन और सैटेलाइट सिस्टम है। इसका ग्लास कॉकपिट आधुनिक तकनीक से लैस है। पुतिन के प्लेन की कीमत 6,275 करोड़ रुपए है। इतने महंगे और सुरक्षित प्लेन को पोलैंड के लिए मार गिराना शायद संभव ना हो। पुतिन का प्लेन भले ही सुरक्षित है, लेकिन पोलैंड की धमकी को रूस ने हल्के में नहीं लिया है। यही वजह है कि रूस ने पोलैंड के इस बयान को पुतिन की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। रूस ने संकेत दिया है कि ऐसे बयान गैर जिम्मेदाराना है, जिससे जंग की आग भड़क सकती है। रूस यूक्रेन जंग के दौरान पोलैंड में भी कुछ मिसाइलें गिरी थी, जिसकी वजह से पोलैंड भड़का हुआ है। हालांकि अभी तक पोलैंड और रूस के बीच खुलकर जंग नहीं हुई है। यहाँ तक कि जब भी किसी प्रतिनिधि को यूक्रेन जाना होता है तो उनमें से ज्यादातर नेता पोलैंड के रास्ते ही जाते हैं। ऐसे में पोलैंड ने पुतिन को सीधी धमकी देकर पटरी पर लौट रहे हालात का रुख मोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर अमेरिका की धमकियों के बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भी बड़ा बयान दिया है। यानी अमेरिका के लिए मुश्किल हर तरफ से। मादुरो ने साफ कह दिया है कि अगर ट्रंप ने कोलंबिया को छुआ तो इसे सीधे वेनेजुएला पर हमला माना जाएगा। मादुरो ने कोलंबिया का सिर्फ बचाव नहीं किया है, बल्कि ये भी कह दिया है कि कोलंबिया और वेनेजुएला अलग नहीं है, बल्कि एक है। किसी एक को नुकसान पहुंचाना मतलब दूसरे को ललकारना है, चैलेंज करना है। मादुरो की सीधी चेतावनी अब सामने आ चुकी है, जो ट्रंप की टेंशन और बढ़ा रही है। क्या कहा है मादुरो ने, आपको सुनवा रहे हैं। Colombia sabe que somos uno solo, hermanos siameses, y lo que sea con Colombia es con Venezuela, y lo que sea con Venezuela es con Colombia, como me escribió un oficial militar. अमेरिका ने हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर एक कोलंबियाई पनडुब्बी को समुद्र में मार गिराया था। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि इस शिप के जरिए ड्रग्स की सप्लाई होने वाली थी। ये आप उसी अटैक की तस्वीरें देख रहे हैं, और इस तरह की तस्वीरें पिछले कुछ दिनों में कई आ चुकी हैं, जिसके बाद वेनेजुएला इतना नाराज हो गया था कि उसने ये तक कह दिया था कि हम 100 साल तक युद्ध लड़ने को तैयार है। अगर हमारे ऊपर इस तरह का हमला होता है तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। और अब तो मादुरो खुलकर कह रहे हैं कि हम किसी की नहीं सुनने वाले हैं।
ट्रंप के बड़े बड़े दावों के बीच अब अमेरिका खुद एक बड़े संकट से जूझ रहा है। देखिए कितनी सारी बातें चल रही हैं। ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं कि हम रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, बड़े बड़े युद्ध रुकवाने का दावा, बड़ी बड़ी बातें वो करते रहते हैं। कभी कह देते हैं किसी को कॉल किया, कॉल ना भी किया हो तो जिक्र कर देते हैं। उनकी जो बातें हैं वो उसी में उलझे हुए हैं, अपने देश पर उनका ध्यान नहीं है। आप देखिए किस तरह के संकट से जूझ रहा है। 1 अक्टूबर से शटडाउन हुआ है अमेरिका में और इस शटडाउन का आज 22वां दिन है और ये अमेरिका के इतिहास का बताया जा रहा है कि दूसरा सबसे लंबा शटडाउन बन चुका है। इससे पहले 2018 में 35 दिन और 1995 में 21 दिन के लिए शटडाउन रह चुका है अमेरिका। सीनेट में फंडिंग बिल को लेकर 11 बार वोटिंग हो चुकी है, लेकिन हर बार सरकार जरूरी बहुमत से चूक रही है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अब अपनी ही नीतियों के फेर में कैसे फंस गई है, ये आपको समझाते हैं। शटडाउन क्यों हुआ, इससे अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा, आपको जरा इस पर भी डिटेल दे देते हैं, क्योंकि ट्रंप का ध्यान तो इस ओर नहीं है कि देश कहां जा रहा है। अमेरिका में 22 दिनों से शटडाउन का बुरा असर पड़ा है। 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर, जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया है। अमेरिका में 3 लाख कर्मचारियों की छटनी हो सकती है कहा जा रहा है। एक बड़ा नंबर है 3 लाख। ट्रंप सरकार को फंड देने वाला बिल पास नहीं करा पाए हैं, यानी जो सरकार योजनाएं चलाती है उसके लिए पैसों की जरूरत होती है और उनसे जुड़े बिल पास नहीं हो पाए। अब आप सोचिए कि जो जरूरी काम है वो कैसे अटक गए होंगे। इससे गैर जरूरी सरकारी कामकाज ठप हो गया है। कृषि विभाग, श्रम विभाग, पशु चिकित्सा विभाग या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट, अमेरिकी बोटानिकल गार्डन, पर्यावरण संरक्षण एजेंसीज और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाओं के ऑफिस बंद हो गए। देख रहे हैं आप लिस्ट कितनी लंबी है, कितनी जरूरी चीजें बंद हो गई हैं। सरकारी कर्मचारी कर्ज लेकर, किसी तरह लोन लेकर अपना काम चला रहे हैं, उनके ऊपर पैसों का दबाव बढ़ रहा है। इससे पहले 2018 में 35 दिनों का शटडाउन लगा था और तब 8 लाख कर्मचारियों को बिना वेतन के, बिना सैलरी के काम करना पड़ा था। लेकिन ट्रंप का तो ध्यान इस ओर है ही नहीं कि उनका देश कहां जा रहा है। उनका ध्यान बड़ी बड़ी बातें करने पर है, एक पब्लिक इमेज बनाने पर है जो पहले ही ध्वस्त हो चुकी है उनकी बड़बोलेपन की वजह से। अमेरिकी सांसद चक शूमर ने शटडाउन संकट पर चिंता जाहिर करते हुए क्या कहा है, उन्हें भी सुनिए। Right now, under the leadership of Senate Republicans and President Trump, the federal government is entering its 4th week of the shutdown. Tonight, we'll officially make it the 2nd longest shutdown in American history, the longest total government shutdown in history, 21 days. So time's running out. If Congress doesn't act by October 31st, millions of Americans will see higher premiums when open enrollment begins November 1st. The decisions made or not in the next 10 days will determine whether working families can afford their health care next year. And Americans are desperately looking to Republicans, the party in the majority, to do something about it. तो सवाल पूछ रहे हैं, सोचिए साथी भी, कि आखिर ट्रंप इसको लेकर कब सीरियस होंगे, कब अपने देश की सोचेंगे। दुनिया भर के देशों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने देश के लिए कब सोचेंगे। और जब ये सवाल सामने आया तो ट्रंप ने जवाब तो दिया, लेकिन जवाब भी गोलमोल ही था। सुनिए जरा। Well, I will actually. I'd love to meet with them. I just want them to open up the country first. You know, the country is so hot right now, and they've never voted against, continuation. They've never voted against. They've never done that. They're doing this because they have Trump derangement syndrome. But I would love to meet. I would like to meet with both of them. But I set one little caveat. I will only meet if they let the country open. They have to let the country open. The people want to go back to work. They want to be served. They need the services of some people. And a lot of people need the money, the payroll. So I'll do it as soon as they open up the country. I'd like to meet. तो सुना आपने कैसे ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अब फंस तो चुके हैं। अपने देश में हालात ऐसे हैं, बातें उनकी खत्म नहीं हो रही। अभी भी वक्त है, एक वेकअप कॉल उन्हें देना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि बातें करने से देश नहीं चलता, काम करने से चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीटीपी हमले से शुरू हुई अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग तो देखिए थम गई। दोहा में सीजफायर के ऐलान के बाद दोनों देश शांत तो होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन टीटीपी का हमला लगातार जारी है। टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है। हालांकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीजफायर की मूल बात भी यही है कि तालिबान टीटीपी की मदद नहीं करेगा, जिससे टीटीपी के हमले थमेंगे। लेकिन टीटीपी का हमला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब पाकिस्तान ने टीटीपी को रोकने के लिए उनके कमांडर्स पर इनाम रख दिया। खबर क्या है पूरी बताएं आपको। इससे पहले ये जान लीजिए कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने धमकी दी थी।
कल ही धमकी दी थी, हमने आपको प्रहार में सुनवाई भी थी, आगे भी सुनवा देंगे, लेकिन इसके ठीक बाद डराने की कोशिश रक्षा मंत्री ने की, लेकिन उन्हें सब लोग बहुत लाइटली लेते हैं। और यही वजह है कि टीटीपी ने धमकी के ठीक बाद खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की एक चौकी पर हमला बोला। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। टीटीपी ने इस पाकिस्तानी सेना की चौकी पर कब्जे का भी दावा कर दिया है। टीटीपी का हमला किस तरह से हुआ है, किस इलाके में हुआ है, चलिए इस पर पूरी डिटेल जरा आपको दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का पाकिस्तान पर हमला हुआ एक चौकी पर। खैबर पख्तूनख्वा के दक्षिणी वजीरिस्तान में यह अटैक हुआ है। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है और इस हमले में 25 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई, यानी पाकिस्तान को काफी बड़ा नुकसान पहुंचा है। टीटीपी के हमले में पाकिस्तान के 8 फौजी घायल भी हुए। टीटीपी ने पाकिस्तान पर हमले का वीडियो जारी किया है और हमले में पाकिस्तानी सेना का एक ड्रोन भी नष्ट होता दिखाई दे रहा है। टीटीपी ने सैन्य चौकी पर कब्जे की बात कही है, कहा है कि अब ये हमारा एरिया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने टीटीपी को धमकी दी थी और इस धमकी के बाद टीटीपी का फिर से यह अटैक हुआ है, यानी कि धमकी का कोई असर नहीं हुआ, बिल्कुल टीटीपी को डर नहीं लगा। आपको सुनवा देते हैं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा क्या था दरअसल, सुनिए जरा। This was very clearly अफगानिस्तान के साथ युद्ध विराम तभी कायम रहेगा जब तालिबान सीमा पार से किए जाने वाले हमलों को रोकने का अपना वादा पूरा करेगा। युद्ध विराम पूरी तरह से अफगानिस्तान की कार्रवाई पर निर्भर करता है। अफगानिस्तान से आने वाली कोई भी कार्रवाई समझौते का उल्लंघन होगी। सब कुछ इसी शर्त पर टिका है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की और कतर के बीच हस्ताक्षरित समझौते में साफ तौर पर कहा गया है कि सीमा पार से कोई घुसपैठ नहीं होगा। हमारे पास युद्ध विराम समझौता तब तक है जब तक पहले से लागू समझौते का कोई उल्लंघन न हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ और अटैक बढ़ा हुआ है। टीटीपी के हमलों से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। शहबाज सरकार टीटीपी के हमले रोकने में अभी तक नाकाम रही है और अब पाकिस्तान सरकार टीटीपी के खिलाफ नई रणनीति पर काम कर रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार ने टीटीपी कमांडर काजिम पर 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। सूबे की सरकार की ओर से यह घोषणा की गई है। टीटीपी पर पाकिस्तान में बैन है और इसे पाकिस्तानी सरकार आतंकी संगठन कहती है। पाकिस्तान का मानना है कि पाकिस्तान पर जो हमले हो रहे हैं उसके पीछे काजिम ही है, काजिम का ही हाथ है और ऐसे में 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के ऐलान कर दिया गया कि कुछ टिप मिल पाए उसे पकड़ा जा सके, क्योंकि अपने देश में ही पाकिस्तान पूरी तरह से हारता दिखाई दे रहा है, घिरता दिखाई दे रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तानी आतंकियों पर रिपब्लिक भारत बड़ा खुलासा कर रहा है। जानिए आप, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी आतंकी संगठन बौखला गए। आतंकी संगठनों ने जिहादियों की भर्ती शुरू कर दी है। बड़ी जानकारी जो हमें मिल रही है, जैश-ए-मोहम्मद की एक रैली का वीडियो दरअसल सामने आया है। जैश की रैली के जरिए नए जिहादियों की भर्ती की जा रही है। अब इनके अंदर डर है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पूरी तरह से धराशायी हो चुके हैं, नेस्तनाबूद हो चुके हैं, तो अब ये नए सिरे से भर्तियां कर रहे हैं। कैसे बीच में ये अपने आतंकी सेंटर्स फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, वो तस्वीर हमने आपको प्रहार में दिखाई थी। और आज ये तस्वीर देखिए, जैश-ए-मोहम्मद की एक रैली का वीडियो है ये, जहां पर हायरिंग हो रही है, जिहादियों की हायरिंग हो रही है, क्योंकि अब इनकी हालत खस्ता है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने इनको तहस नहस कर दिया था, इनको समझा दिया था कि भारत आतंकवाद को लेकर अपने कदम बहुत पुख्ता रखने वाला है और जवाबी कार्रवाई बड़े स्तर पर करने वाला है, लेकिन अब ये हायरिंग कर रहे हैं। चलिए अब इस पर भी कार्रवाई करने के लिए देखिए, अभी भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है, इसमें देर नहीं हो सकती है। ऐसे में अगर पाकिस्तान चेत जाए तो ठीक होगा। आगे बढ़ रहे हैं तो आपने देखा कि किस कदर पाकिस्तान टीटीपी के हमलों से डरा हुआ है, फिर से अपना आतंकी संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। और अब बात उत्तर प्रदेश की करने जा रहे हैं, क्योंकि यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। सीएम योगी ने पहले ही साफ कर दिया है कि यूपी में आतंक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। बुलडोजर से माफिया का साम्राज्य तहस नहस कर दिया गया, आपने देखा उत्तर प्रदेश में। एनकाउंटर के जरिए अपराधियों की कमर तोड़ी गई, ये भी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और अब सीएम योगी एक बड़े मुद्दे को लेकर एक्शन मोड में है, हलाल सर्टिफिकेशन, यही वो मुद्दा है। यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और अब कोई संस्था इसे जारी नहीं करेगी। बीते कुछ सालों में यूपी में लव जिहाद और धर्मांतरण के कई मामले सामने आए। परत दर परत तहकीकात की गई तो छांगुर लोग का पर्दाफाश हुआ। ऐसे कई मामले, एक मामला एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, छांगुर कांड आपको याद होगा। जांच में पता चला कि छांगुर बाबा को विदेश से
फंड नहीं मिल रहा था। पहले ये था कि विदेशी फंड नहीं है, लेकिन फंड ये कहां से इकट्ठा कर रहा था? ये देश में ही दरअसल हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर वसूली कर रहा था। पैसों का इस्तेमाल वहीं से हो रहा था। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर करीब 25,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए थे। इन पैसों का इस्तेमाल धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों में किया गया है। क्या होता है हलाल सर्टिफिकेशन? जरा ये भी आपको डिटेल इस पर दे देते हैं जिस पर अब एक्शन लिया गया है। देखिए, हलाल ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। हलाल एक अरबी शब्द है, मतलब कि जायज। हलाल का मतलब जिस पर पाबंदी ना हो। हलाल सर्टिफिकेशन एक प्रमाण पत्र है जो प्रोडक्ट की गारंटी देता है, यानी उत्पाद इस्लामिक नियमों के अनुसार बना है। मरे हुए जानवर या सुअर का कोई हिस्सा ना हो, इसमें कोई अल्कोहल ना हो, ये सारी चीजें मेंशन्ड होती हैं। मतलब ये सर्टिफिकेशन ये इंश्योर करता है। फूड प्रोडक्ट बेचने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक्स और दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है, मांस में इसका इस्तेमाल होता है, आप जानते हैं। तो अब इसको लेकर क्या फैसला लिया है? सीएम योगी के हलाल सर्टिफिकेशन के बयान के बाद संत और मौलाना आमने सामने आ गए। किसी ने सीएम योगी के बयान का समर्थन किया है, तो वहीं शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आतंकवाद में पैसे के इस्तेमाल की बात से असहमति जता दी। दोनों को सुन लीजिए। मैं शरीयत की रोशनी में बताऊं कि जो हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है इसकी कोई हैसियत नहीं है। हलाल के लिए जो शरीयत ने शर्तें रखी हैं बस वही सही है, दुरुस्त है, और उसी के जरिए हलाल हो सकता है। और ये कागज के टुकड़े से और किसी के सर्टिफिकेट दे देने से कोई चीज हलाल नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सही कहा कि हलाल प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हलाल प्रोडक्ट पे जिस प्रकार से आतंकवाद द्वारा फंडिंग की जाती है कि जो भी व्यक्ति हलाल प्रोडक्ट खरीदता है उससे जो भी धन आता है वो तमाम देश तोड़ने की साजिश, धर्मांतरण, लव जिहाद, यहाँ तक कि देश में किस प्रकार से दंगे फसाद बवाल कराए जाए उस पर पैसे खर्चे किए जाते हैं। तो हलाल वाले प्रोडक्ट अब यूपी में बैन है, सर्टिफिकेशन बैन हो गया है। लेकिन ऐसा क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने जिसको लेकर चर्चा तेज हो गई? ऐसे बयान क्या आया है जिससे सियासी भूकंप आ गया है? लखनऊ से दिल्ली तक जिसकी वजह से झटके महसूस हो रहे हैं। क्या कहा है? चलिए डिटेल में आपको रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर बताते हैं। जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन ये भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक छोटी कौड़ी भी नहीं देगी। हलाल सर्टिफिकेट, इसके पीछे छिपा एक खतरनाक खेल जिसकी आड़ में आतंक का टूल न सिर्फ अपने काम पर लगा है, बल्कि इस धंधे से देश विरोधी ताकतें अपना पांव जमाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सीएम योगी ने हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर यूपी सरकार का रुख साफ कर दिया है। धर्म की आड़ में देश को तोड़ने वालों के खिलाफ निर्णायक युद्ध छिड़ चुका है। यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हम लड़े थे, हमारे पूर्वज लड़े थे। फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े थे, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, महाराणा प्रताप को, महाराणा सांगा को हम इसी बात के लिए स्मरण करते हैं। इसी बात को लेकर के हम उनको राष्ट्र नायक के रूप में सम्मान देते हैं। लेकिन ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। तो सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर जो पैसा वसूला जा रहा है वो सीधा देश विरोधी ताकतों की जेब में जा रहा है। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर साजिश चल रही है। हलाल के नाम पर आतंक के लिए पैसे जुटाए जा रहे हैं। इसका इस्तेमाल धर्मांतरण, लव जिहाद के लिए हो रहा था। आतंकवाद की जड़ें सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि ऐसे आर्थिक जालों से भी पनपती हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक इस्लाम को सनातन की आस्था का सबसे बड़ा शत्रु बताया है।
उन्होंने कहा है कि राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में देश की डेमोग्राफी को बदलने की मंशा से किया जा रहा है। 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर सीएम योगी एक्शन मोड में है। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि आप जब कोई सामान खरीदें तो हलाल सर्टिफिकेशन जरूर देखें। देश में कई तथाकथित संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर मोटा पैसा वसूलती हैं, जो सीधे आतंक के खाते में जाती है। ये वही जाल है जो देश की अर्थव्यवस्था के साथ सामाजिक एकता पर भी प्रहार कर रहा है। वक्त आ गया है कि धर्म के नाम पर चल रहे धंधों का अब हिसाब किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हलाल सर्टिफिकेशन के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक और बात छेड़ी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश में नई बहस छेड़ दी है। योगी ने सार्वजनिक मंच से पहली बार राजनीतिक इस्लाम का मुद्दा उठाया। अभी आपने रिपोर्ट में सुना भी होगा। अब ये राजनीतिक इस्लाम क्या है, जरा वो आपको थोड़ी डिटेल इस पर दे देते हैं, क्योंकि इसको लेकर राजनीति होती है। डेमोग्राफी बदलने, तोड़ने की साजिश राजनीतिक इस्लाम है। सनातनी आस्था पर हमला करना इसे माना जाता है। धर्मांतरण, लव जिहाद का जाल इसका हिस्सा है। आतंक को पालने पोसने का ये जरिया बन गई है और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने खुले मंच से इसका जिक्र किया है। कोई भी सियासतदान ये करने से बचता है क्योंकि उन्हें वोट बैंक की चिंता होती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को पुख्ता करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं और यही वजह है कि खुलकर उन्होंने कहा है। सीएम योगी के इस्लामी राजनीति वाले बयान को लेकर अब सियासत भी हो गई। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि वोट बैंक को कहीं कुछ छेड़ा जाए तो दर्द ना हो, तो दर्द शुरू हो गया है। सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने पलटवार करते हुए सीएम को इतिहास पढ़ने और धर्म के नाम पर चंदा चोरी और आरक्षण छीनने का आरोप लगा दिया है। वहीं मुफ्ती फजाहत कासमी ने सीएम के बयान का समर्थन किया। तो राय तो अलग अलग है, लेकिन अब रिएक्शंस इस पर तेज हो गए हैं। क्या कुछ कहा है, सुनिए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को समय निकाल करके इस देश का इतिहास पढ़ना चाहिए। इस देश को बनाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका खून लगा है, सबका पसीना लगा है। आप इस्लामिक राजनीति की बात कर रहे हैं, आप धर्म को सबसे पहले आगे ले आते हैं। भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी किसने की? इन बातों को जानबूझ करके एक तरफ किया गया है, वरना जहां हमारे पूर्वजों ने इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं तो वहां एक लंबा वक्त ऐसा गुजरा है जो उनको राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ लड़ना पड़ा है, चाहे वो जो भी रहा हो। और मैं नाम लूंगा तो फिर उसमें ये बात मेरे हिसाब से लंबी होने के साथ साथ जो है वो दूसरी तरफ भी चली जाएगी और मैं सारी बात, जाहिर सी बातें मुझे सोच समझ करके करनी पड़ती हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें इस बात का जिक्र करना चाहिए। आज भी मैं इस तरह की मिसाल आपको दे सकता हूं, जितनी धर्म परिवर्तन की लड़ाइयां हैं ये वही सियासी इस्लाम है, इसकी शक्ल बदल गई है। और चलिए अब क्या होता है यहाँ पर यूपी के इस तरह की सियासत अब शुरू हुई है, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है तो अब जरूर इस पर चर्चा होगी और भी रिएक्शंस आएंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं जरा पड़ोसी राज्य की, जहाँ पर महागठबंधन की गाड़ी अभी पटरी पर नहीं आई है। बिहार की हम बात कर रहे हैं और अंदर ही अंदर कैसे पटाखे महागठबंधन की गाड़ी में फूट रहे हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए नामांकन की डेडलाइन तो निकल गई, लेकिन अब नाम वापसी का टाइम बॉम्ब टिकटॉक कर रहा है। बिहार की 243 सीटें, लेकिन महागठबंधन से 254 उम्मीदवार। सोचिए जितनी सीटें नहीं उतने उम्मीदवार, यानी एक ही कुनबे में दो महारथी मैदान में। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन वर्सेस महागठबंधन, जबकि प्लान तो महागठबंधन वर्सेस एनडीए का था। ये कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है, ये गठबंधन के भीतर खुली जंग अब दिखाई दे रही है, जहां आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट सबके खेमे में कुर्सी की कुश्ती चल रही है। पप्पू यादव कहते हैं कि बात बन जाएगी, अशोक गहलोत कहते हैं कि चिंता की बात नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि 11 सीटों पर अभी भी तलवारें खींची हुई हैं। अब जब नाम वापसी में 48 घंटे का ही वक्त बचा है तो मंथन भी तेज हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 48 घंटे में घाट खुल जाएगी या फिर महागठबंधन अपनी ही तलवार से खुद को घायल करने वाला है? क्योंकि यह तय है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो नुकसान किसी एक को नहीं, पूरे खेमे को होगा। महागठबंधन में
जारी विवाद को शांत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत पटना पहुंच गए। आपको तस्वीर हम बैठक की दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात की और 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है और कहा यह गया कि कल आज रात भर पूरा मंथन चलेगा, सेटल डाउन किया जाएगा और कल एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। वहीं महागठबंधन में मची रार के बीच तेजस्वी यादव और गहलोत ने साफ किया कि हमारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई मानने को तैयार नहीं है कि डिरेल हो चुकी है पूरी व्यवस्था। महागठबंधन वर्सेस महागठबंधन है, देखिए दोनों कैसे संभालने की कोशिश करें, जो थोड़ी बहुत इमेज बची हुई है उसको बनाने के लिए। सुनिए जरा। कोई विवाद नहीं है, कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर रहा है, पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, कोई दम नहीं है। 243 सीटें हैं बिहार में, अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं। तो लोकल इशू है ये कह रहे हैं अशोक गहलोत, कैंडिडेट इशू की कोई बात ही नहीं कर रहा, ना ही इस चीज की बात हो रही कि कुर्सी का इशू है। आरजेडी जहां सब कुछ ठीक है कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि हाँ भाई सब ठीक हो जाएगा, दावे बड़े बड़े हो रहे हैं, वहीं जेडीयू जो फूट चल रही है उसको लेकर हमलावर है, उनको भी सुनिए। जी वो सब करेंगे जो ये 20 वर्षों में निकम्मी नकारा खटारा नीतीश सरकार, डबल इंजन की सरकार ने नहीं किया है। ये सब अगर सवाल सत्ता पक्ष के लोगों से पूछिएगा तो उनके सिलेबस और दिमाग के बाहर का चीज़ है, वो नौकरी पर बात ही नहीं करेंगे। भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद से आगे बढ़ ही नहीं सकते। पाई पाई का हिसाब तो देना पड़ेगा ना। 20 वर्षों से सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है, ये स्थिति बिहार की क्यों है? पलायन में, गरीबी में, बेरोजगारी में, महंगाई नंबर 1 क्यों है बिहार? रिश्ते में आई हुई तलखी है वो दूर और कम होगी। जी ठीक है। अभी रसिया के साथ तेल नहीं खरीदना, इसकी जानकारी भी ट्रम्प दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी चुप है। त्योहारों के अवसर पर शुभकामनाएं दी जाती हैं, जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं दी जाती हैं, सामरिक वार्ताएं नहीं की जाती हैं। ये कांग्रेस पार्टी के नेता जानते हैं। देखिए आरजेडी अभी भी कह रही है कि सब कुछ ठीक है, जेडीयू सवाल पूछ रही है। वहीं महागठबंधन में पड़ी गांठ पर बीजेपी कांग्रेस नेताओं का क्या कुछ कहना है, किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। आपको क्यों चिंता है? ठीक है, मुझे ये नहीं समझ में आता ना, बीजेपी को और जेडीयू को क्यों इतनी चिंता, हमारा गठबंधन कैसे चल रहा है? आपको तो खुश होना चाहिए। अगर आपकी विपक्ष की पार्टी कमजोर हो रही है तो उसमें आपको तो प्रसन्न होना चाहिए ना। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं उसको देख के? कोई आधार नहीं है ना जी, कोई बुनियाद नहीं है। सुबह उठते हैं, जो सपना आता है वो बोल देते हैं। 3.25 करोड़ का आपने नौकरी की बात की थी, कोई रोड मैप दिया, कोई विजन दिखाया आपने? 3.25 लाख करोड़ तो बिहार का बजट है, बिहार का बजट कैसे बढ़ाएंगे आप? कोई विजन दीजिए, कोई स्ट्रेटजी बताइए। कुछ भी बोल देंगे क्या आप? देखिए ये लोग अब निश्चिंत हो गए हैं, ये लोग आश्वस्त हो गए कि चुनाव में इनको पराजय का सामना करना पड़ेगा, तो कुछ भी वायदे कर रहे हैं। देखिए बिहार चुनाव को लेकर इतना कुछ चल रहा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 10,000 नगद दिए जाएंगे। तेजस्वी जो लैंड फॉर जॉब में फंसे हुए वो वोट फॉर जॉब का दांव चल रहे हैं। मंथन पर मंथन चल रहा है। अगर नामांकन वापसी तक सब कुछ तय तमाम नहीं हुआ तो 11 सीटों पर महागठबंधन वर्सेस महागठबंधन होने वाला है। एनडीए को इसका सीधा फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। जन स्वराज मैदान में है, एआईएमआईएम मैदान में है, लेकिन इन सबके बीच जनता बड़ी समझदार है, वो सब कुछ समझती है और यही वजह है कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका इंतजार शायद जनता भी कर रही होगी, क्योंकि जिनके लिए महागठबंधन बहुत बड़ा दल है, जो जीतते हुए देखना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, सब साथ नजर आएंगे या अभी भी खटास रहेगी। इसी से जुड़ी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। बिहार में चुनावी रण छिड़ चुका है। सियासत का पारा चरम पर है। एक तरफ सत्ता की कुर्सी तो दूसरी तरफ गठबंधन की खींचतान है। महागठबंधन में पड़ी गांठ खुलने का नाम ही नहीं ले रही और इसी गांठ को खोलने के लिए खुद गहलोत मैदान में उतर आए हैं। राजस्थान के माहिर खिलाड़ी अब बिहार की बाजी संभालने आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है क्या गहलोत इस टूटती डोर को जोड़ पाएंगे या फिर बिहार में सियासी बवंडर और तेज होगा। एक तरफ तेजस्वी यादव है जो चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, दूसरी तरफ कांग्रेस है जो चाहती है कि सीटों का बंटवारा सम्मानजनक हो, और इसी बीच में फंसा है महागठबंधन का गणित जो हर दिन अनसुलझा होता जा रहा है। वहीं तेजस्वी ने गठबंधन पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। कोई विवाद नहीं है, कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा।
इस तनातनी के बीच गहलोत ने तेजस्वी यादव और लालू यादव से उनके आवास पर 1 घंटे मुलाकात की। गहलोत ने कहा कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सब कुछ साफ हो जाएगा। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान उतर रहा है। पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, कोई दम नहीं है। 243 सीटें हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए सभी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 4 बड़े ऐलान किए हैं। उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। तेजस्वी यादव के इस ऐलान के बाद सियासत तेज हो गई है। एनडीए नेताओं ने तुरंत पलटवार करते हुए इन घोषणाओं को सपनों की राजनीति करार दिया। बिहार की जनता देखी है, 94,000 लोगों को भी नौकरी नहीं दिया। नीतीश जी ने अभी तक अपने पूरे शासन काल में लगभग 18 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। ये बड़ी बात है। बिहार में चुनाव है और इस जमीन पर सियासत सुलग रही है। हर बयान अब चुनावी चाल बन चुका है। अब देखना होगा कि यहाँ गहलोत अपने जादू से गठबंधन में फिर जान डाल पाएंगे या फिर बिहार की राजनीति में एक नई डील और नया ड्रामा देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब ये तो कल पता चलेगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ में हो पाती है या नहीं हो पाती है, बात बन पाती है या नहीं बन पाती है। इस बीच एक तस्वीर जो बहुत रोचक या कहेंगे इंटरेस्टिंग है, आपको दिखा दें। आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन को आप देख रहे हैं, बहुत दुखी है ये क्योंकि इनका नामांकन रद्द हो गया। निकलते हुए मोहनिया से रोते हुए बाहर निकली हैं। कैमूर प्रत्याशी थी आरजेडी से और अब इनका नामांकन अब किन कारणों से रद्द हुआ ये तो पता चलेगा, लेकिन ये बहुत इमोशनल हो गई हैं। नामांकन रद्द होने के बाद इन्होंने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ था लेकिन उनका हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाजपा को और उनके उम्मीदवार को मुझसे डर है, मेरे पार्टी से डर है और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आने से डर है, इसलिए वो अन्याय कर रहा है। अभी सोच लीजिए कि जब व्यक्ति को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र में उसको ये अधिकार नहीं है, तो आप सोचिए कि जब उनकी सरकार आएगी पूरी तरीके से तो वो क्या करने वाले, बिहार का नाश करने वाले। तो डॉक्यूमेंट ठीक नहीं थे इसलिए नामांकन रद्द हुआ है, लेकिन इसमें भी नया एंगल लाया गया कि चाहते हैं कि चुनाव ही न लड़े। तो बिहार में ऐसी सियासत देखने को मिलती रहेगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।